जलवायु विज्ञान में वायु का संगठन के बाद आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। ठीक है, तो वायुमंडल की संरचना के बारे में मैंने यहाँ सारी चीज़ें लिख दी हैं जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें दी जा सकें। इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन किया गया है, ये टेम्परेचर लाइन है। तो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इधर नेगेटिव है -100 तक, और यहाँ 0 से फिर 100 तक। और ये आपकी ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई दी गई है। जितने मंडल हमारे 5 मंडल है टोटल, उनकी ऊंचाई दी गई है। ये सब ऊंचाइयाँ किलोमीटर में है, 14, 50, 80, 400 ऊपर। ठीक है, तो यहाँ आपको ये सब ध्यान देना है। और बाकी चीज़ें मैंने यहाँ अलग अलग सबके बारे में लिख दिया है, 5 मंडल के बारे में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बाद थोड़ा समझाऊंगा, ये ग्राफ के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद एक एक जो हमारे मंडल है उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो वायुमंडल संरचना है इसमें टोटल आपकी 5 लेयर्स हैं। कितनी लेयर है? 5 लेयर में कौन कौन है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर, और आयन मंडल यानी कि आयनोस्फेयर, और ये आपका 5वां बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फेयर। ये 5 मंडल है कुल। और इसमें जो आपका ताप मंडल है, ताप मंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो आयन मंडल और आपका बहिर्मंडल, ये आपका ताप मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं ग्राफ की। देखिए, इसमें ये टेम्परेचर लाइन मैंने बताया आपको, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हाइट देखिए, ये मैंने दिखाया यहाँ पे, ये क्षोभ मंडल है। कहाँ से कहाँ तक? ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन मैंने खींची हुई है, ये सब क्या है? ये सब सीमा है। जैसे क्षोभ मंडल है, तो ये जो लाइन है आपकी, ये क्षोभ मंडल सीमा लाइन है। क्या कौन सी लाइन है? क्षोभ मंडल सीमा। इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। इसी प्रकार ये समताप मंडल है, इसकी जो ऊपर की लाइन है इसे बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज यानी समताप सीमा। इसी प्रकार देखिए, मध्य मंडल यानी कि मेसोपॉज यानी समताप सीमा और ये मध्य सीमा। और यहाँ देखिए आयन मंडल, आयनोपॉज यानी आयन मंडल सीमा। और लास्ट आपका है बहिर्मंडल। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए, क्षोभ मंडल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है? इसका देखिए है आपका 14 किलोमीटर तक। ठीक है, 14 किलोमीटर तक कौन सा है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। 50 किलोमीटर तक कौन सा है आपका? 14 से 50 क्या है? समताप मंडल। और 50 से 80 मध्य मंडल, और 80 से 400 आपका आयन मंडल है, और 400 के ऊपर जो आपका है वो बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल के बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं प्राप्त है, इसलिए आगे हम अभी बहिर्मंडल में बताएंगे सेक्शन में आपको। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं। एक बार इस ग्राफ को भी देख लीजिए। ये जो लाइनें खींची गई हैं ब्लू वाली, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये लाइन क्या बता रहा है? क्योंकि ये टेम्परेचर लाइन है और ये आपकी ऊंचाई की लाइन है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर इधर घट रहा है ना, इधर घट रहा है, इधर बढ़ रही है, यानी टेम्परेचर घट रहा है और ऊंचाई देखिए बढ़ रही है इसकी क्षोभ मंडल में। देखिए से बढ़ती जा रही है। यहाँ से करीब शुरू हुआ है, मान लीजिए 28 के आसपास से शुरू हुआ है, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है, जो क्षोभ मंडल है, अब बात कर रहे हैं धरातल की, धरातल मान लीजिए इसे। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर हमने माना है ऑन एन एवरेज 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से जब हम ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, ऊंचाई पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? टेम्परेचर देखिए जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार समताप मंडल में पहुँच रहे हैं तो करीब आपका -70 के आसपास टेम्परेचर रह रहा है। अब हम समताप मंडल में घुस चुके हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ ऊंचाई तक जाने पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। फिर क्या होगा? देखिए, ये ग्राफ इधर को जाता है। ठीक है, राइट साइड जा रहा है, क्या होगा? टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा। -70 था, फिर से घटना शुरू होगा, यानी कि अब 0 की तरफ जाएगा। अब ऊंचाई बढ़ रही है, देखो ऊंचाई बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पास जा रहा है। तो यहाँ जाएंगे जब हम कहाँ पे? स्ट्रेटोपॉज बाई लाइन पे यानी समताप सीमा पे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुँच जाएगा। फिर देखिए कुछ देर तक यहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा। अब हम मध्य मंडल में घुस गए हैं। ठीक है, मध्य मंडल में यहाँ तक रहेगा। फिर यहाँ से मध्य मंडल देखेंगे तो ये आपका फिर से टेम्परेचर गिरने लगेगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये गिरता जा रहा है। और कुछ दूरी तक जाके देखेंगे आप तो ये आयन मंडल में भी जाता है। फिर आयन मंडल में क्या होगा? कुछ ऊंचाई तक ये आपका सेम टेम्परेचर रहेगा निगेटिव में। फिर यहाँ से क्या होगा? फिर ये टेम्परेचर आपका गिरना शुरू होगा, यानी बढ़ना शुरू होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर, चूँकि यहाँ माइनस में है, पॉजिटिव की ओर जाना शुरू करेगा और यहाँ जाता रहेगा आयन मंडल में। फिर आयन मंडल बाद भी ये बहिर्मंडल में भी क्या होगा? टेम्परेचर का बढ़ना स्टार्ट रहेगा, यानी कि माइनस से प्लस की ओर जाना स्टार्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक एक इंडिविजुअल बताऊंगा इनके बारे में। ठीक है, देखिए, सबसे पहला हमारा है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर जिसे बोलते हैं। तो आपका दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आपको 8 से 18 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है? 8 से 18 किलोमीटर लिखने का ये तात्पर्य है कि जो हमारा क्षोभ मंडल है उसका विस्तार 8 से 18 किलोमीटर है। यानी कि जो हमारा विषुवत रेखा है, जो कि विषुवत रेखा है, वहाँ पे सूर्य ताप अधिक होता है, यानी जो किरणें आती हैं सूर्य की अधिक आती हैं, जिससे आपका जो विषुवत रेखा के ऊपर जो क्षोभ मंडल का क्षेत्र है वहाँ पे जो गैसेज होती हैं काफ़ी गर्म होती हैं, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा आयतन घेरती हैं। ठीक है, इसकी वजह से
यहाँ पे जो विषुवत रेखा पे होता है आपका, ये 18 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल का। और बात करते हैं उसी ध्रुवों पे क्या होता है 8 किलोमीटर ऊंचाई तक यह होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है, और उसी जैसा कि हमने बताया विषुवत रेखा पे गर्मी कारण ज़्यादा आयतन लेती हैं, गैसें दूर दूर होती हैं। उसी के अपोजिट वहाँ पे ठंडी होती हैं, ठंडा वातावरण होता है, तो गैसें पास पास होती हैं, इसलिए वहाँ 8 किलोमीटर तक। अब इसी का ऑन एन एवरेज जो होता है यहाँ हमने लिखा हुआ है 14 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है क्षोभमंडल में। तो देखिए क्षोभमंडल एक बहुत महत्वपूर्ण आपका क्षेत्र है जिसमें हम लोग रहते हैं, क्षोभमंडल में ही हम लोग सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, यानी कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं सभी आपकी ट्रोपोस्फियर में होती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसे पढ़ना। तो मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पे होती हैं, क्या क्या होती हैं? तो आंधी, तूफान, वर्षा, बादल, कोहरा, ओस, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं और भी होती हैं ये सब इसी मंडल में होती हैं। अगला देखिए पॉइंट दिया है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। आपने यहाँ पे देखा था ट्रोपोस्फियर, देखिए ग्राफ में दिखाया मैंने, यहाँ देखिए ऊंचाई बढ़ रही है और टेम्परेचर गिरता जा रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। और कैसे घटता है? तो देखिए 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, यानी कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे आप पृथ्वी से क्षोभमंडल में, तो क्या होगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर गिर जाएगा। और देखिए अब इसके कारण क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ जो तापमान गिर रहा है उसके कारण क्या है? तो इसके दो कारण मुख्य रूप से हैं। ये आपका है घनत्व घटता है। घनत्व कैसे घटता है? जो गैसेज हैं ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने पर गैसेज का जो घनत्व है घटता है, जिसके कारण आपका टेम्परेचर गिरता है ऊपर। और पार्थिव किरणों से क्षोभमंडल का तापन। पार्थिव किरण मैंने आपको बताया था वायुमंडल के संगठन चैप्टर में पार्थिव किरणों के बारे में, कि जो सूर्य से किरणें आती हैं पृथ्वी पे, तो क्या करती हैं? पृथ्वी पे आती हैं और यहाँ तापन करती हैं। फिर जब पृथ्वी उन किरणों को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन यानी कि जब हम परावर्तित करती है जो, तो उसे क्या कहते हैं? पार्थिव किरण, यानी जो वापस करती हैं किरणों को। अब चूंकि क्षोभमंडल में आपकी भारी गैसेस होती हैं, क्योंकि सबसे निचली परत है, गुरुत्वाकर्षण बल कारण यहाँ पे भारी गैसेस होती हैं, जहाँ पे आपका CO2 भी होता है इसी मंडल में ज़्यादा मात्रा होती है CO2 की। तो CO2 क्या करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर सूर्य से आने वाले ताप को पृथ्वी पे आने देता है, ठीक है। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं, यानी पार्थिव किरणें जो होती हैं, जो वापस जाने लगती हैं, उनके कुछ भाग को ये सोख लेती है, सोख के वायुमंडल के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो ये इसका कारण है। समताप मंडल, दूसरा हम देखेंगे समताप मंडल के बारे में। तो समताप मंडल में क्या है? तो इसमें देखिए आप लोग, समताप मंडल का विस्तार जो आपका है वो 16 से 50 किलोमीटर तक है। कितना है? 16 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। और 16-50 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। अब सबसे देखिए इसमें ओजोन जो है आपका वो समताप मंडल के निचली सतह पे होता है। किसमें होता है? समताप मंडल के निचली लेयर में आपका होता है ओजोन लेयर। यानी कि अगर ये समताप मंडल आपका है तो इधर इतना लाइन खींच दें तो यहीं पे आपका ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर 16 से 22 किलोमीटर के रेंज में लगभग होता है, और इसे आपका शेपमैन लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेपमैन लेयर। अगला पॉइंट देखिए, विषुवत रेखा के ऊपर ओजोन निर्माण और ध्रुव पर विनाश। इसका क्या मतलब है समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है विषुवत रेखा के ऊपर ओजोन का निर्माण। अब देखिए विषुवत रेखा के ऊपर जो हमारा समताप मंडल होता है, क्योंकि वहां से सबसे अधिक सूर्यताप आती है, तो उनके साथ पराबैंगनी किरणें भी काफी मात्रा में आती हैं, ठीक है। काफी मात्रा में पराबैंगनी किरणें आती हैं जो क्या करती हैं, वहां उपस्थित नवजात ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु, नवजात ऑक्सीजन क्या होता है? O, और ऑक्सीजन परमाणु यानी कि O2 को प्रकाश रासायनिक क्रिया में मदद करती हैं और इनके द्वारा O3 का निर्माण कराती हैं, O3 निर्माण में सहायक होती हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नवजात ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है, इनमें सहयोग करा के संयोग इनके सहायक होती हैं और O3 का निर्माण कराती हैं। यानी जहाँ पे ओजोन लेयर का निर्माण होता है, कहाँ पे? ध्रुवों पे। इसलिए यहाँ लिखा गया है विषुवत रेखा के ऊपर ओजोन का निर्माण। और वहीं देखिए ध्रुव पर विनाश। अब पश्चिमा पवने, जो पश्चिमा पवने होती हैं प्राकृतिक, और आपका तापमान अंतर कारण ये जो ओजोन लेयर होती हैं ये क्या करती हैं? ये ध्रुवों की ओर प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। तो ये प्रवाहित हो रही है ध्रुवों की तरफ, तो वहाँ पे क्या होता है? तापमान ठंडा होता है, टेम्परेचर लो होता है, और वहाँ पर सूर्य की किरणें या फिर पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वहाँ पे कम मात्रा में होती हैं, जिससे क्या होता है? फिर से जो ये आपका O3 होता है, ओजोन लेयर होता है, ये आपका O+O2 में टूट जाता है, यानी कि ओजोन लेयर का विनाश हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं विषुवत रेखा के ऊपर ओजोन का निर्माण होता है और ध्रुवों पर इसका विनाश होता है, ठीक है। और चूंकि जो ये बनने की क्रिया है, यानी ओजोन निर्माण और विनाश की जो क्रिया है, इसे क्या कहते हैं? इसे चेपमैन साइकिल भी कहते हैं। क्योंकि चेपमैन लेयर किसको कहते हैं? ओजोन को।
तो ये जो ओजोन का बनना और विनाश होने की क्रिया चल रही है, साइकिल चल रही है, इसे हम चैपमैन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और देखिए हवाई जहाज उड़ना, जो हवाई जहाज हमारे होते हैं वो आपके समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फियर में मैंने आपको बताया कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं आपकी ट्रोपोस्फियर में होती हैं। तो वहाँ पे वायुमंडल में उड़ाना, हवाई जहाज उड़ाना सही नहीं होगा, क्योंकि मौसम से प्रभावित हो सकता है, इसलिए इसे समताप मंडल में उड़ाया जाता है। तीसरा देखिए मध्यमंडल, जिसे आपको मीडियोस्फीयर कहते हैं। मीडियोस्फीयर ये कहाँ से कहाँ इसका रेंज है? ये 50 से 80 किलोमीटर में इसका रेंज है, ये विस्तृत है। देखिए इसमें गैसीय घर्षण कारण उल्का पिंड जल जाते हैं। जो उल्का पिंड आते हैं आपके इस मंडल में आते हैं, जब मध्यमंडल में आप प्रवेश करते हैं तो वे जलने लगते हैं। ठीक है, गैसीय घर्षण कारण। और जो मध्यमंडल है इसमें जो वायु दाब होता है आपका वो बहुत न्यून होता है, यानी कि जो 50 किलोमीटर रेंज होता है, यानी मध्यमंडल देखें आप लोग यहाँ पे, देखिए ये मध्यमंडल का स्टार्टिंग है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेटो यानी समताप खत्म हो रहा है वहाँ पे आपका मध्यमंडल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये करीब 1 मिली बार होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिली बार होता है प्रेशर, और जब यहाँ पे समाप्त होता है मध्यमंडल वहाँ पे करीब 0.01 मिली बार होता है, इतना न्यून दाब होता है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा आयनमंडल के बारे में, यानी आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 80 से 400, देखिए यहाँ पे 80 से 400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और इसमें देखिए गैसों के भार के अनुसार उनके लेयर बनाए गए हैं, इनको विभाजित किया गया है 3 लेयरों में। जो आपका आयनमंडल है इसको भी आपका 3 लेयरों में विभाजित किया गया है। किस किस लेयर में? तो DEF इनका नाम दिया गया है, लेयर D, लेयर E, लेयर F, 3 परतें हैं। देखिए रेडियो तरंगों व रॉकेट परीक्षण द्वारा पता चला। जो हमारा आयनमंडल है इसका पता रेडियो तरंगों और रॉकेट परीक्षण द्वारा चला था। अब बात करते हैं इन 3 लेयरों की। तो DEF लिखा है हमने यहाँ पे। डी देखिए, डी बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों का परावर्तन, जो डी लेयर होता है आपका आयनमंडल में, ये क्या करती हैं? निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों का परावर्तन कर देती हैं। इसका क्या मतलब है? यानी जो लो फ्रिक्वेंसी की आपकी रेडियो तरंगे होती है उनका परावर्तन कर देती है, अर्थात मध्यम और उच्च की जो तरंगे रेडियो तरंगे होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए आप। अब देखिए भी बराबर आपका होता है एन लैम्डा। ठीक है, एन लैम्डा होता है आपका, यानी एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा की। यानी अगर आपसे यहाँ पे कह रहा है कि निम्न आवृत्ति कह रहा है, इसका मतलब तरंग दैर्घ्य बड़ी होगी। ठीक है, निम्न आवृत्ति जब भी बोले इसका मतलब समझ लीजिए कि बड़ी तरंग दैर्घ्य, क्योंकि उसका उल्टा होता है। तो निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों का परावर्तन यानी कि मध्यम और उच्च का अवशोषण करता है। ई में देखिए, ई में है कि पराबैंगनी फोटान का, पराबैंगनी फोटान्स होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर अभिक्रियाशील द्वारा इस परत का निर्माण हुआ है। यानी देखिए पराबैंगनी फोटान का नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन पर क्रियाशील, यानी इन पे क्रियाशील कारण इस लेयर का निर्माण हुआ है। इसमें क्या होता है? मध्यम आवृत्ति का परावर्तन होता है। मध्यम आवृत्ति की रेडियो तरंगों का इस लेयर में यानी ई में परावर्तन होता है, यानी मध्यम परावर्तन होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो निम्न और उच्च की आवृत्ति की रेडियो तरंगे हैं उनका ये अवशोषण कर लेती है। कौन सी लेयर? लेयर ई। बात करते हैं तीसरा लेयर, लास्ट लेयर है आपका ये एफ। एफ लेयर देखिए यह ऑक्सीजन परमाणुओं से निर्मित है। किससे निर्मित है? ये ऑक्सीजन परमाणुओं से निर्मित है। ये इस लेयर का निर्माण हुआ है। इसमें भी आपके 2 लेयर हैं, जिसे आपको बांटा गया है F1 और F2 लेयर में। इतना ही जानिए आप, इसमें 2 लेयर में विभाजित किया गया है। अब ये ऑक्सीजन परमाणु बना है। और देखिए यहाँ लिखा है उच्च आवृत्ति परावर्तन। ये उच्च आवृत्ति की जो रेडियो तरंगें होती हैं उनका परावर्तन कर देती है, और निम्न और मध्यम आवृत्ति की रेडियो तरंगों का अवशोषण कर लेती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, डी में क्या हो रहा है? निम्न आवृत्ति का परावर्तन कर रहा है, ई में मध्यम आवृत्ति का परावर्तन कर रहा है, और एफ में उच्च आवृत्ति का परावर्तन कर रहा है। और जिसका परावर्तन कर रहा है बाकी को छोड़, जो बाकी बचे हुए हैं उनका अवशोषण होगा, इतना आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका आयनमंडल। और लास्ट देखिए आपका बहिर्मंडल, यानी कि एक्सोस्फीयर जिसे बोलते हैं। एक्सोस्फीयर में देखिए इसका विस्तार कहाँ से है? क्योंकि एक्सोस्फीयर जो हमारा है ये इसका विस्तार 400 से 1000 या 400 से 3200 किलोमीटर, क्योंकि इसमें अभी जानकारियाँ उतनी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, इसलिए कुछ लोग 1000, कुछ लोग 3200 कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना आप मान चलिए कि 400 के ऊपर होता है। ठीक है, जो 400 के ऊपर जो रेंज है आपका वो आपका बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर का परत है। तो इसमें देखिए सबसे कम घनत्व, यानी जो आपके 5 लेयर हैं, जो अपने 4 पढ़े, ये जो 5वां लेयर है, इन सब में सबसे जो कम घनत्व होता है यहीं पे होता है आपका। क्योंकि हमने पहले ही बताया ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घनत्व घटता जाता है। तो यहाँ पर सबसे कम घनत्व होता है, और यहाँ पे घनत्व कम है, यानी कि यहाँ पे सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें? तो हाइड्रोजन और हीलियम यहीं पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ इतनी सारी आपको चीज़ें बता दी। एक बार फिर से आपको इन सबका रिवीजन करा देता हूँ एक बार शॉर्ट में।
तो देख लीजिए फिर से एक बार, ये आपकी टेम्परेचर लाइन है, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके इधर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पॉजिटिव में है, इधर आपका -100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपकी ऊंचाई है, ठीक है, किलोमीटर में लिखा हुआ है। ये आपका क्षोभ मंडल है, ये आपका समताप मंडल है, ये आपका मध्य मंडल है, ये आयन मंडल है और ये आपका बहिर्मंडल है। अब देखिए जहाँ भी क्षोभ मंडल समाप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज यानी क्षोभ सीमा। जहाँ समताप मंडल समाप्त होता है उसे कहते हैं स्ट्रेटोपॉज यानी समताप सीमा। और जहाँ पे आपका मध्य मंडल समाप्त होता है उसे कहते हैं मीसोपॉज या फिर मध्य मंडल सीमा। और जहाँ पे आपका आयन मंडल समाप्त होता है इसे कहते हैं आयनोपॉज या आयन मंडल सीमा। इधर आपका बहिर्मंडल इसके ऊपर है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल में देखिए टेम्परेचर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर 28 से शुरू होता है और करीब -70 तक जाता है। वही बात करते हैं समताप में, -70 से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर बात करते हैं मध्य मंडल में, तो मध्य मंडल में देखेंगे आप तो आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है, तो यहाँ तक देखिए मध्य मंडल में, यानी करीब -50 तक जाता है। फिर बात करेंगे हम लोग इसमें आपका आयन मंडल में, तो -50 से फिर ये जाता है करीब -70 -80 के आसपास। फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है और कहाँ तक बढ़ता है, करीब 0 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से यहाँ तक जाता है आयन मंडल में। फिर आगे बढ़ता जाता है, यानी कि इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 100 200 400 500 1000 500 1000 2000 इस तरह बढ़ता जाएगा। करीब 5000 के आसपास माना जाता है कि बहिर्मंडल में टेम्परेचर चला जाता है। तो ये मैंने इस ग्राफ को बता दिया आपको अच्छे से, और मैंने आपको ओजोन लेयर का फॉर्मेशन और उसका जो विनाश था ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे का जो टॉपिक है उसे हम करेंगे।